मैं देख पा रहा हूँ कुछ बच्चों को आपसे ज्ञान बांटते हुए, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। आज की कक्षा में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं, सिखाई हैं। बहुत ध्यान से देखना। मैं आपको पुरानी पिक्चर अगर याद दिलाऊं तो मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका। सर, अगर किसी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम पर कोई बाहर से आके इलेक्ट्रॉन टकराएगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। इस रिलीजिंग एनर्जी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और जो एनर्जी पहले थी और जो एनर्जी निकली उसका अगर मैं चेंज देख लूँगा तो उसी टर्म का नाम एंथैल्पी है। ये सिखाया था भाई। उसी टर्म का नाम क्या है? एंथैल्पी। एंथैल्पी और एनर्जी में इतना अंतर होता है कि एनर्जी जो होती है पहली, अगर वो पॉजिटिव है तो एंथैल्पी क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर सिखाऊं कि ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन भाई साहब आए, इसकी पहले 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आए, टकराए और इसने अपनी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकाल दी। तो जो निकली हुई एनर्जी है इसको आप पहली एनर्जी को आप बोल देते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बहुत सुंदर बात है, बात भी सही है। लेकिन अगर आप डिफरेंस चेक करोगे कि पहले कितनी थी, अब कितनी रह गई? 5। या मैं ये कहूँ कितनी निकल के गई? 5। तो जो एंथैल्पी का चेंज है 5 - 10 करोगे तो वैल्यू -5 आएगी। तो अर्थात ये रहा कि ये दोनों टर्म क्या है? आपस में नेगेटिव है। ये पुरानी पिक्चर है, प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड है। तो हम लोग आगे मूव करते हैं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। सी, पहले भी बोला है कि किसी भी प्रकार की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी प्रकार के अट्रैक्शन के। बात सही है। अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी बेटा जी? एनर्जी लगेगी। कृपया करके ध्यानपूर्वक यहाँ बोर्ड पर सीखें, समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। इधर देखेंगे सभी बालक, इधर देखें और कॉन्सेप्ट को सीखें। सी, मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया में जब भी मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलूँगा तो बेटा जी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? साइज के। इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? न्यूक्लियर चार्ज के। किसी बच्चे को कोई परेशानी है? और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? स्टेबिलिटी के। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। और स्टेबिलिटी के डायरेक्टली नहीं होगी ये गेम, क्या रहेगी? इन्वर्सली रहेगी। उसका रीज़न क्या है? जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतनी कम चाहत होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो बेटा जी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिखाया था। और स्टेबिलिटी 2 प्रकार की पाई गई। सबसे जो पहली स्टेबिलिटी पाई गई वो कैसी पाई गई? हाफ फील्ड। और जो दूसरी स्टेबिलिटी पाई गई वो कैसी पाई गई? फुली फील्ड। आप लोगों को याद होगा, मैंने ये बात आपको करा दी है कि इन दोनों ही केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या तो लगभग 0 होगी या फिर क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी, मतलब सबसे कम होगी। इसको आयनाइजेशन एनर्जी की तरह नहीं देखना, बस ये ध्यान रखना। आयनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी वाले कंपाउंड की मैक्सिमम होती थी, लेकिन यहाँ जो ज़्यादा स्टेबल है उसकी वैल्यू कम होगी। क्या मेरे शब्द समझ में आ गए आप लोगों को? प्यारे बच्चों, डेटा समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी बालक को नहीं होना चाहिए। तो सर ये बात भी तय है कि सर आपने बात सिखा दी है कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी टॉप टू बॉटम क्या होती होगी? घटती होगी। लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट क्या होती होगी? बढ़ती होगी। और ये बात निश्चित है, ये बात तय है, ये बात ईमानदारी से आप लोग सीख चुके होंगे कि जब भी मैं बात करता हूँ टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट का, तो ये गेम आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अभी तक आप लोगों को स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। दोबारा सुन ले भाई, मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी है जब इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर जाकर अटैक करता है और एनर्जी रिलीज होती है। अगर सिस्टम पहले से ही स्टेबल है तो वो क्यों अटैक कराने लगा? यही तो पिछली चर्चाओं में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की, हीलियम की, फॉस्फोरस की, बेरिलियम की अमंग द पीरियड, अमंग द ग्रुप क्या पाई गई बेटा जी? मिनिमम पाई गई। क्या पुरानी पिक्चर याद है? मैं याद दिला देता हूँ। क्या तुम्हें मैंने पीरियड नंबर 1 में हाइड्रोजन और हीलियम पढ़ाया था और आपने आंसर फटाक से बता दिया कि सर इसकी, सॉरी मैंने क्या पढ़ाना है आप लोगों को? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ाना है ना। तो हाइड्रोजन और हीलियम में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी सर? हाइड्रोजन, क्योंकि हीलियम तो पहले से स्टेबल है, तो वो क्यों चाहेगा किसी के इलेक्ट्रॉन बेचारे के लेना जो पहले से उसके पास पैसे हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई?
बात करूं किसकी, पीरियड नंबर 2 की, तो आप पुरानी पिक्चर याद करो, बिल्कुल गेम क्लियर हो जाएगी जो बच्चा रिवाइज करके आया होगा। यहाँ लिथियम था, बेरिलियम था, बोरॉन था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, फ्लोरीन था, नियॉन था। यहाँ हम लोग ये नहीं कह सकते, यहाँ हम लोग ये नहीं कहते कि जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी है। यहाँ डेटा को आपको सिखाना होगा, और सिखा कैसे रहें, बहुत ध्यान से देखना भाई, सभी बहुत ध्यान से इसको देखिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए। सी सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखिए। भैया आप लोगों को सिखाया गया था कि इसकी सबसे कम रहेगी, ये भी कम रहेगी और ये भी कम रहेगी, सॉरी सबसे कम किसकी रहेगी, ये भी सिखाया था आप लोगों को। सबसे कम किसकी रहेगी, नियॉन की। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसकी कम होगी, याद करो, बेरिलियम की। फिर तीसरे नंबर पे नाइट्रोजन की। फिर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो एनर्जी बढ़ती है, तो बढ़ने के हिसाब से फिर डेटा आप लोगों ने बना लिया था कि लास्ट में जाके फिर फ्लोरीन की। अदरवाइज लिथियम और बेरिलियम में से किसकी होती है, पहले बोरॉन की, उसके बाद लिथियम की। और इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न था कि इसके इलेक्ट्रॉन सर एस में है, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन किस में है, पी में है। एस न्यूक्लियस के क्लोज है, इसलिए इसकी चाहत थोड़ी सी कम है। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यार, इसकी चाहत थोड़ी सी कम है। तो ये डेटा समझ में आ गया होगा। ये डेटा मैंने आप लोगों को सिखा दिया था बढ़िया तरीके से, इसमें कोई दुख दर्द ना हो जाए। ठीक लिखा है ना मैंने, लिखा तो ठीक है कि एनर्जी किसकी ज़्यादा मिलेगी, सर एनर्जी जो रिलीजिंग एनर्जी है वो किसकी ज़्यादा मिलेगी सर, इस केस में लिथियम और बोरॉन में हम लोगों ने एक डिफरेंस दिखाया था, याद है या भूल गए। पीरियड नंबर 2 में एक डिफरेंस दिखाया था जब ये डेटा आपको पढ़ाया था। लेफ़्ट टू राइट एनर्जी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। लेफ़्ट टू राइट एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन लिथियम की बोरॉन से ज़्यादा क्यों जाती है, क्योंकि लिथियम का इलेक्ट्रॉन एस में बैठा हुआ और 1 में है, ठीक है ना, 2s1। जब 2s1 है तो ऑब्वियस है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसकी खींचने की पावर भी ज़्यादा है क्योंकि एस में, तो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। समझ में आ गया बात, बोल बेटा क्लियर है या भूल गया ये पुराना डेटा, भूल गया, करा दूं एक सवाल। चलो मैं मान लेता हूं कि ये डेटा आपको क्लियर था। लेट मी टॉक अबाउट पी ब्लॉक। किसके बारे में बात कर रहा हूं दोस्त, पी ब्लॉक। बहुत ध्यान से सुनो, मैं फिर बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है एक एटम है, उस पर इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी रिलीज होगी, जितनी ज़्यादा जल्दी से आएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आई यहाँ तक। चलो बहुत ध्यान से देखिए, आज की क्लास के बाद आप लोगों को सवाल कराऊंगा, बहुत ही धुरंधर सवाल, ठीक है। तो आज की क्लास का टास्क कॉन्सेप्ट नहीं है, आज की क्लास का टास्क वास्तव में सवाल है। हम लोग सवाल करते रहेंगे आज की क्लास में, इसलिए बहुत ध्यान से और ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करेगा प्रत्येक बच्चा क्लास का। मैंने आप लोगों को एक बात कहनी है, अगर आप समझ पाएँ तो। पी ब्लॉक एलिमेंट में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिखाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रुप का एलिमेंट है, नाम है इसका क्या, नाम है इसका क्या, इसका नाम है वो तो हटा दो, हीना नीना में तो आप लोग जान रहे हो कि टॉप टू बॉटम वैल्यूज क्या रहेंगी, घटेंगे। बाकी तुम्हारी इच्छा है तो मैं लिख भी देता हूँ। हीना, रुक जा ना, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। रुक जा बेटा, शांत रहो, ध्यान से समझो। भाई मैंने माना कि इसकी कितनी होती है वैल्यू, लगभग 0। क्या रहती है 18th ग्रुप की बेटा जी, लगभग 0। कोई चाहती नहीं है, ठीक है ना, कोई चाहती नहीं, लेकिन फिर भी भाई किसी की 0.2 है, किसी की 0.3 है, अंतर तो है ही। तो टॉप टू बॉटम जैसा ऑर्डर है वैसे ही रहता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वैल्यू क्या होती है टॉप टू बॉटम बेटा जी। एनर्जी की वैल्यू घटती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ भी क्या होगा बच्चा, घटेगा ही। अब बात करता हूँ इसका पड़ोसी एलिमेंट, नाम है 17th ग्रुप। और 17th ग्रुप में मेरे पास आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन, स्टाटीन भी आता है, राइट। इसके बाद यहाँ पर आ जाए 16th ग्रुप में, तो 16th ग्रुप में आता है मेरे पास उस से टेपो। 15th ग्रुप में आ जाते हैं, तो यहाँ 15th ग्रुप में आता है नया पुराना, आज सब बिकेगा। इसके बाद आ जाते हैं बेटा जी कौन से ग्रुप में, 14th ग्रुप में। तो 14th ग्रुप में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, जरा याद दिलाओ मुझे। कार्बन, कहे सीता जी सुनो प्रभु, अरे शब्द समझ में आए कि नहीं आए। इसके बाद मैंने बोला यहाँ पर क्या, 13th ग्रुप। बेटा 13th ग्रुप में मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम,
और थेलियम। शब्द समझ में आ गए होंगे, यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं है किसी प्रकार का। तो पी ब्लॉक का सारा डेटा तुम्हारे टीचर एक साथ कवर करेंगे, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पहले अपने जहन में डालें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का एडिशन एंड रिमूवल ऑफ एनर्जी। उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कृपया करके बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। मैं एक बात कह रहा हूँ तुम लोगों को, जो जर्नल डेटा है, जर्नल डेटा के अनुसार टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या होनी चाहिए बेटा जी? घटनी चाहिए। अरे यही सिखाया था ना, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी मेरे भाई? घटेगी ना। टॉप टू बॉटम घटनी चाहिए और लेफ्ट टू राइट क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन ये तो जर्नल है, क्या सच्चाई ऐसी है? सच्चाई ऐसी कदापि नहीं है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो। मैं क्वेश्चन की फॉर्म में दे रहा हूँ कि भाई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी है, फ्लोरीन और क्लोरीन में से टॉप टू बॉटम अगर घट रही है तो आइडियली फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन की ज़्यादा होती है। ये सवाल है, ऐसा क्यों? उसका रीज़न, उसका लॉजिक समझने के लिए बोर्ड के ऊपर देखते रहिए। एक्चुअल में क्या होता है यार, ये जो एलिमेंट है ना, ये 2p का एलिमेंट है यानी कि सेकंड पीरियड का, और जो ये एलिमेंट है ये 3p का एलिमेंट है यानी कि थर्ड पीरियड का। आप ये बात जानते हो कि थर्ड का साइज़ क्या रहता है? ज़्यादा रहता है। माना कि साइज़ ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन इस केस में क्या होगा? सीखिए। तुम्हारा नाम बेटा फ्लोरीन है, तुम्हारा साइज छोटू सा है, और तुम्हारे अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन लगे होने चाहिए? आइडियली 7 इलेक्ट्रॉन। तुम्हारा नाम क्लोरीन है बेटा, तुम बड़े हो और घर में बड़े हो तो तुम्हारा साइज़ बड़ा होगा। और यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने की कोशिश, 1 2 3 3 3 6 और 1 7। क्या शब्द समझ में आ गए? क्या डेटा समझ में आ गया? तो ये बेसिक डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। डेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब क्या हुआ कि यार ये तो इलेक्ट्रॉन्स ही लिखे हैं ना सर ने, भाई ये क्या लिखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं। बस हम पे छोड़ दीजिए अब चीज़ों को, ठीक है? बस थोड़ी सी देर लगती है मुझे चीज़ों को दिमाग में सेट करने में, अपने दिमाग में समय लगता है। एक मेरा दोस्त है अमरनाथ यादव, वो कहता था अरुण जितनी देर बोलेगा उतना अच्छा बोलेगा। नहीं बस नॉर्मली क्या होते स्पीच, हम जो नेतागिरी में थे थोड़े थोड़े कॉलेज में, तो स्पीच वगैरह सब आते थे नेता टाइप के लोग, 2 मिनट की याद करके आते होंगे, 1.5 मिनट की बोल पाते होंगे। हम बिना याद करे जाते थे, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ भी बोलते थे, कुछ भी। तो जो जाने वाले होते थे श्रोता वो निकल लेते थे, जो रियल श्रोता थे हमारे फिर वो आनंद लेते थे। तो कंसर्न ये, जितना देर बोलेंगे उतना भयंकर बोलेंगे, उतना अच्छा बोलेंगे। सीखते चले जाओ, कॉन्सेप्ट को समझते चले जाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खेलेंगे। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा क्या? करेगा। भाई एफिनिटी का मतलब क्या है? एक खींचने वाला अच्छा, और खींच के ये टकराए, टकराने के बाद एनर्जी रिलीज हो। हाँ या ना में जवाब दो। यही तो है ना भैया एनर्जी, इसी का नाम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अब फ्लोरीन क्या है? खींचने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या हुआ? साइज ही नहीं है। कहाँ रखे इसको? ये कहाँ रखे बेचारा? तो क्या काम करेगा? यहाँ से एनर्जी को रिलीज कर लेता है। बात समझ में आ रही है? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि रखता नहीं होगा, लेकिन क्लोरीन के केस में स्पेस बहुत बढ़िया है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है बहुत आराम से। ये वाला रिपल्शन कम होता है एज कम्पेयर टू ये वाला रिपल्शन। इसका मतलब मैं यहाँ कह सकता हूँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या है? बहुत ज़्यादा है। भाई क्वेश्चन फ्रेम करके आ गया सीबीएसई में, बोर्ड में क्या, या तुम्हारे स्कूल के पेपर में क्या सवाल आ गया कि भैया क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। और सुनो ऐसे भी लिख देते हैं क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है। तो घबराना मत यार, ठीक है ना? वो मोर नेगेटिव का मतलब डेल्टा एच की बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव ना कुछ ना बोल रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिंपल की बात कर रहे हैं। शब्द समझ में आ गए होंगे। तो क्या हो रहा है, इसका अगर मुझे आंसर लिखना हो ना तो मैं एक ही बात में इसका आंसर लिखता। क्या लिखता? मैं कहता सिंस फ्लोरीन बिलोंग टू सेकेंड पीरियड एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, it has more atomic size than fluorine one, so there is a lesser electronic repulsion, या लिख सकते हो inter electronic repulsion as compared to fluorine, that's why it has more electron affinity as compared to fluorine। शब्द समझ में आ गए?
हाँ या ना भैया, अंग्रेजी में लिखने की ज़रूरत है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होने की वजह से, फ्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर क्या ज़्यादा पाया जाता है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा पाई जाएगी। और ना केवल इसमें देखा गया, ये बाकी सभी ग्रुप्स में देखा गया। अब जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो एपिक है, अद्भुत है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। सर इस बात में तो कोई दो राय नहीं है ना कि टॉप टू बॉटम अगर मैं जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी बेटा जी, घटेगी। मैं भी कह रहा हूँ कोई दो राय नहीं, एस्टाटीन लगा लो भले ही, टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घटेगी। कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से पिक्चर चल रही होंगी। बहुत ध्यान से सुनो। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्या हुआ, सर सेकेंड पीरियड नीचे आ गया और थर्ड पीरियड ऊपर चला गया, यही तो हुआ। अरे बोलो, अगर मुझे 17 ग्रुप का ऑर्डर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। से यस और नो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। से यस और नो। आप कहोगे सर बात बिल्कुल सही है। सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को आने ही नहीं दे रहा। जब तक आएगा नहीं, खींचता रहे कोई भी। नहीं ये बात समझ में भाई, जब तक टकराएगा नहीं, जब तक एनर्जी नहीं निकलेगी। चाहे खूब खींचने में अच्छा हो, बहुत अच्छा खींच सकता हो, लेकिन जब कोई आएगा ही नहीं, टकराएगा ही नहीं, रिलीज ही नहीं होगी एनर्जी, या कम रिलीज होगी। सेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। सी मैंने माना कि ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बेसिक 17 ग्रुप का ऑर्डर आप लोगों को क्लियर है। ब्रोमीन और आयोडीन में इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि दोनों में पीरियड नंबर बढ़ जाते हैं। जब पीरियड नंबर बढ़ जाते हैं बेटा जी, तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाता है। फिर उस केस में ब्रोमीन पर भी आ सकता है और आयोडीन पर भी आ सकता है, स्पेस होता है प्रॉपर। तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा खींच लेगा। वही सिखा रहा हूँ, सुनो भाई, ये गेम समझ में आ गया। इसके अलावा सुन लो, इसके अलावा समझदार बच्चा क्या काम करेगा, सुनो, ऐसे रट्टा मारेगा। सेकंड थर्ड में स्वैप कर दो, 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 सेकंड थर्ड में स्वैप कर दो। ठीक है, यहाँ दो गलतियां करी ऐसा करने से, एक ग्रुप नंबर 13 में, एक ग्रुप नंबर 16 में। 16 में स्वैप करते करते ये एक्सेप्शनली सबसे कम हो जाता है, और 13 में स्वैप करते करते थैलियम से ऊपर इंडियम के नीचे आ जाता है। बात पढ़ा दी गई थी। इसका मतलब ये हो गया, जो 13 ग्रुप है उसका ऑर्डर फिर से लिख लो। सबसे पहले एल्युमिनियम आना चाहिए, उसके बाद गैलियम आना चाहिए, फिर इंडियम आना चाहिए, उसके बाद भाई अपना कौन आना चाहिए, बोरॉन, और उसके बाद कहीं जाके थैलियम। ये एपिक ऑर्डर है। ऐसी ऑक्सीजन का जो एक्सेप्शनल है उसको लिख लो, पहले सल्फर, फिर सेलिनियम, फिर टेलिनियम, फिर पोलिनियम, और लास्ट में जाके कहीं बेचारा ऑक्सीजन। रीजन बिकम सेम, साइज का ही रीजन है, रीजन बिकम सेम। क्या मेरी बात मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? डेटा क्रिस्टल क्लियर है? से यस और नो। तो ये इस प्रकार से हम लोगों ने डेटा सीखा। एक बात आपसे पूछनी है, ये तो हो गया सर तब जब आप ग्रुप में देख रहे हो, क्या इंटर ग्रुप में भी चेक कर सकते हैं? क्या इन चारों एलिमेंट में भी चेक कर सकते हैं? यस वी कैन चेक। इसको कैसे चेक करना है मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, उससे पहले आप इसको नोट करिए। नोट कर लिया है तो आगे मूव कर लेते हैं। बातें नहीं दे, चलें दोस्त। किसमें? इसमें? हाँ, चार्ज डेंसिटी बोल रहे हो तो नीचे साइज को मत भूलना। लेकिन साइज का डेटा कौन देगा तुम्हें? एग्जैक्ट साइज का डेटा कौन देगा? क्या मैं आगे बढ़ूँ? डेटा समझ में आ गया भाई? चलो मैं मान लेता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, ये बेसिक बातें अपनी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है पीयूष, ध्यान से सुन बेटा, अब ध्यान से सुन, जल्दी करो नोट। चलिए बातें नहीं बेटा, बच्चों बातें नहीं। सी
इधर आ जाइए बच्चों, बातें नहीं करनी, बहुत ध्यान से सुनो। एक बात आपसे कहनी है, वो बात क्या है उसको सीखे सभी बालक। सुनो सभी बच्चे, इसको बहुत ध्यान से सीखे। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूँ बेटा चलो ये तो समझ में आ गया कि आपने पीरियड ग्रुप वाइज पढ़ लिया, लेकिन अगर पीरियड वाइज आ जाए तब क्या करोगे। मान लो यही पिक्चर ऐसे होती, फ्लोरीन क्लोरीन, बगल में कौन होता है, ऑक्सीजन सल्फर, इसके बगल में कौन मिलेगा, नाइट्रोजन फास्फोरस, इसके बगल में कार्बन सिलिकॉन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। और इसके बगल में बता, और बताना चाहे तो बेरिलियम आ जाएगा, ठीक है ना। इधर आ जाओ सभी बच्चे, मान लो इनमें अरेंज करने के लिए आ जाए तब क्या करेंगे। देखो तरीका बता रहा हूँ क्या करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले जेड सीखा आयोनाइजेशन एनर्जी में, उल्टा जेड सीधा जेड जो भी है। इसमें सीखना एन, क्या सीखना है, एन। सीख गए। अब क्या काम करना है, अब क्या काम करना है, क्लोरीन है ऐसे चलना है। लॉजिकल भी बात ठीक है। अगर ये चारों एलिमेंट होते मेरे पास तो आप याद है फ्लोरीन और क्लोरीन में से किसका ज़्यादा होता है। और ने ये जो 18th ग्रुप है ना प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ये जो 18th ग्रुप सर ने लिखा है इसकी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम 17th ग्रुप की मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के बाद इट गेट कन्वर्ट इनटू नोबल। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की ज़्यादा होती है बाकी पी ब्लॉक के एलिमेंट से, राइट। कंपैरिजन करते हुए ये बात दिमाग में रखेंगे। अब ऑक्सीजन सल्फर में से बता दो भैया किसकी ज़्यादा होती होगी, ऑब्वियस है सल्फर देन ऑक्सीजन। तो पहले यहाँ से ये आ जाएगा और उसके बाद कौन आ जाएगा, सल्फर देन ऑक्सीजन। सीख पाए या नहीं सीख पाए, बोल दो। चलो नाइट्रोजन वाले पर आ जाते हैं, समझाओ ज़रा मुझे। ये बताओ इन चारों में कंपेयर करूँगा तो सर सोचने का विषय ही नहीं है, जैसा है वैसा ही है सर। सबसे पहले कौन, उल्टा लिखा मैंने, कौन आएगा बेटा, सल्फर, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा सर, सबसे पहले आएगा, सुन ले ध्यान से, सबसे पहले कौन आएगा, सल्फर। उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सीजन। उसके बाद कौन आएगा, फास्फोरस। उसके बाद कौन आएगा, नाइट्रोजन। सर इसका क्या रीजन है, तुम भूल गए, तुम भूल गए। कितनी भी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, जीरो थोड़ी हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, गेम समझ में आया कि नहीं आया, मतलब है राइट वाले। इन चारों में ऑर्डर दे तो दिया, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर सल्फर फिर ऑक्सीजन। इन चारों में पहले सल्फर फिर ऑक्सीजन फिर फास्फोरस फिर नाइट्रोजन। गेम समझ में आया भाई। देखो फास्फोरस जो है वो पी में 3 है, लेकिन ऑक्सीजन जो है पी में 4 है। तो जो पी में 3 है तो वो हाफ फिल्ड हो गई ना, हाफ फिल्ड है तो उसकी भी जो एनर्जी रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत बहुत कम रहेगी। गेम समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ पर फंसता है बच्चा, इन चारों में बच्चा फंसता है, इसलिए कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने मेरे प्यारे बच्चों। मैं मौका दे रहा हूँ तुम लोगों को बड़ी बातें सीखने का, इसलिए ध्यान से सुनो। इन चारों में मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, राइट। अब इन चारों में जब मैं कंपेयर करता हूँ तो बताइए सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सोचिए। सिलिकॉन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बन में से सबसे ज़्यादा किसकी मिलेगी तुम्हें, याद रहे। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा रहती है किसकी, सिलिकॉन की। इन दोनों की तो कम ही मिलेगी, लेकिन ना यहाँ एक झोल है, क्या, सबसे ज़्यादा सिलिकॉन की मिलेगी, उसके बाद मिलेगी फास्फोरस, उसके बाद कार्बन और उसके बाद नाइट्रोजन। ये डेटा आपको अपने भेजे में रखना है बेटा जी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। यहाँ सिलिकॉन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद कार्बन और सबसे कम नाइट्रोजन। कुछ ऐसा डेटा चलता है, ठीक है। और इसका रीज़न वही है। इसका रीज़न क्या है भैया, देखो कार्बन ना अपने आप में कुछ एक स्टेबल एंटाइटी भी है, राइट। तो फास्फोरस और कार्बन में से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो डेटा मिलेगा मेरे पास वो किसका मिलेगा सर, यहाँ पर जो डेटा मुझे मिलेगा फास्फोरस का कार्बन से ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं ओवरऑल डेटा लिख दूँ ना तुम्हारे लिए तो कुछ ऐसा लिख दूंगा, देखो
सबसे पहले क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। अच्छा इनसे भी ज़्यादा, इनसे भी, चलो लिख देता हूँ, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, और अगर कोई और हेलोजन है तो वो भी डाल लो, ब्रोमीन और आयोडीन। आई मेरी बात समझ में? अब इसके बाद देखो, इनमें कंपेयर करते हैं, बताओ इसके बाद कौन आएगा बेटा जी? ऑक्सीजन सल्फर में से कौन आएगा? सल्फर, फिर सेलेनियम टेलियम जो भी आएगा, बाकी मुझे जो अभी गिवन है उनमें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फिर कौन आएगा मेरे पास, बताओ कौन आएगा? सर इनके बाद मेरे पास फास्फोरस नहीं आएगा, क्योंकि फास्फोरस से ज़्यादा किसकी है? सिलिकन। सिलिकन के बाद किसकी है बेटा जी? आपका फास्फोरस। फिर उसके बाद कौन है? कार्बन। फिर इसके बाद कहीं जाके, मतलब नाइट्रोजन की तो सबसे लास्ट में कर देना। सुनो फास्फोरस की है ना, तो फास्फोरस को तो फिर तो लास्ट में ले जाओ। सुनो भाई, फास्फोरस की जो एनर्जी है ये तो लास्ट में हो जाएगी, मैंने कुछ गड़बड़ की है, यहाँ फास्फोरस नहीं आना चाहिए, ये तो 0 0 के बीच में है ना। सबसे पहले कौन आना चाहिए? सिलिकन, उसके बाद कौन आना चाहिए? कार्बन, उसके बाद कौन आना चाहिए? फास्फोरस, उसके बाद कौन आना चाहिए? नाइट्रोजन। ऐसे ही अगर मैं 2 पीरियड में कंपेयर कर रहा हूँ तो सिलिकन, सिलिकन के बाद कौन आना चाहिए बेटा जी? जो भी आपका कार्बन है, उसके बाद कौन आना चाहिए? एल्युमिनियम, उसके बाद कौन आना चाहिए? बोरॉन, और फिर लास्ट में जाके फास्फोरस, लास्ट में जाके नाइट्रोजन। करेक्ट कर लेना भैया, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, इसको करेक्ट कर लेना। मतलब किताबों में नहीं है, ज़्यादातर डेटा से ही ये बनाया गया है, तभी इसको ऐसा लिखा गया है। दोबारा सुनना सभी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की तो बिल्कुल मिनिमम रख देना। रीज़न क्या है बेटा? ये दोनों ही क्या रहती हैं? हाफ फील्ड स्टेबल रहती हैं। हाफ फील्ड है तो ऑब्वियस है मिनिमम रहेगा, तो इनको तो कंपेयर भी मत करो किसी से, आप सीधा बोलो ये दोनों आ जाए तो मतलब लास्ट में रखना। इन दोनों का आपस में नाइट्रोजन का कम और फास्फोरस का ज़्यादा होता है 2 और 3 वाले झोल से, उनका भी, ठीक है ना? कहाँ पे ठीक कराए तो वो छोड़ो, ये समझ में आ गया ना। कार्बन के बाद कौन आएगा? सल्फर, फिर फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। और लॉजिक भी है ना उसके पीछे यार, सिंपल। चले भाई, डेटा समझ में आ रहा है? हाँ या ना में जवाब दे दो। चलिए, समझ में आ रहा भाई अमितोज? आदे चले, चलिए अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आगे और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी आप लोगों को। इधर आजा बच्चा, बहुत ध्यान से देखो यार, चीज़ों को समझो यार, सीखने की कोशिश करिए। इधर आ जाएंगे सभी बालक। इन टाइप के कुछ बेसिक सवालों को करोगे। देखो एक सवाल आ गया, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। आंसर हो चुका है क्या? क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आ गया आंसर या नहीं आया? अभी करा लेते हैं। कौन कहाँ रखा हुआ? पहले वहाँ रख लो इसको। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है बेटा, रुक जा भी। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है और फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन है, राइट। और इसके बगल में कौन सा ग्रुप आता है? ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, और कुछ तो नहीं है भाई। इसके बगल में कौन आता है बता दो मुझे। अच्छा सिलिकन ले ले, सिलिकन, ठीक है भाई। क्या ले लेगा? सिलिकन ले लेगा भाई। शब्द समझ में आ गए या नहीं आए बोलो? चलिए बताइए भाई, सबसे ज़्यादा किसकी होगी बताओ? क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। सर क्यों? क्योंकि सर हेलोजन की बाकियों से ज़्यादा रहती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद उससे पहले ऑक्सीजन ग्रुप है, और ऑक्सीजन ग्रुप में सबसे पहले किसकी आएगी बेटा? सल्फर के, फिर सेलेनियम के, फिर ऑक्सीजन की। सीख पाए आप लोग? और उसके बाद कोई कौन मिलेगा आपको? सिलिकन, और सिलिकन के बाद फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन। होप ये बात आपको अपने टीचर की समझ में आ गई होगी। होप ये बात आपको अपने टीचर की समझ में आ गई होगी। से यस और नो? सिलिकन तो बेटा लेफ्ट टू राइट है ना, तो वैल्यू क्या रहती है इसकी? लेफ्ट टू राइट बढ़ रही होती है। क्लियर है? पीयूष बता दे, मईका, पीयूष, रोशेल। रोशेल आज इवनिंग में ऑफलाइन आना है, पीयूष को भी, ठीक है। हेलोजन जो रहेगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेटा लेफ्ट टू राइट तो क्या होती है? बढ़ती है ना, तो ये वाले बढ़ने वाली वैल्यू वाला नहीं, उसके बाद उससे पहले वाले ग्रुप की, उससे बाद उससे पहले, उससे पहले। सिलिकन की एक्सेप्शनली ज़्यादा हो गई, किससे? नाइट्रोजन और फास्फोरस से। उसका रीजन है नाइट्रोजन और फास्फोरस का हाफ फील्ड स्टेबल होना, ठीक है रोशन।
चलें आगे। चलें, यहाँ एक टर्म लिखी हुई है, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है जिसका नाम है एजेंट। दिखाई दे रहा है सभी को? कोई एक टर्म दिखाई दे रही होगी, एजेंट लिखा होगा उस पर, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है जरा बता, इधर सुन। ये एजेंट क्या चीज़ है? देखो, एजेंट को याद करने का तरीका, एजेंट वो जो दूसरों का काम करे, सही बात। जैसे LIC एजेंट अपनी पॉलिसी करे या ना करे, तुम्हें मरने के फायदे ज़रूर बता देगा कि बेटा तुम जल्दी जल्दी मर जाओ, 2 करोड़ रुपए घर वालों के लिए देखो तैयार हो जाएंगे। नहीं तो कहने का मतलब ये, एजेंट वो जो दूसरों का काम करे, राइट। अब मेरी बात को पहले बहुत ध्यान से सुने, सभी ध्यान से सुने भाई, सुनो। अगर कोई मान ले A है, A कन्वर्ट हो रहा है A+2 में, मान ले, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन को देता है ना वो खुद का करता है ऑक्सीडेशन, सही बात। अरे प्रोसेस का क्या हो रहा है। और मान ले B+2 था, इसने इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में कन्वर्ट कर गया है, B में, सही भाई। इधर सुनो, तो यहां पर मैं इस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेशन बोलूंगा, तो इसका नाम क्या बोलूंगा, रिडक्शन। क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस A ने इलेक्ट्रॉन को दिया और इसने इन इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इस A ने B को रिड्यूस किया, तो इस A का नेचर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, इस B का नेचर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा सुन लो, जो दूसरों को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग। जैसे तुम रिड्यूसिंग एजेंट हुए, हम तुम्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए। हम तुम्हें आगे भविष्य की शिक्षा दे रहे हैं भाई, तुम कल को IITian बन जाओगे, मोटा मोटा पैसा कमाओगे, हमारे लिए क्या करोगे? कुछ नहीं, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कभी कहीं देख लोगे, किसी इंटरव्यू में बोल दोगे भाई अरुण सर से पढ़े थे, मैक्सिमम। ऐसा तो है नहीं कि जो तुम कमाओगे उसका मंथली एक फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए SIP करोगे, नहीं करोगे ना। तो कंसर्न यही है कि जो A होता है, A इस केस में अपना ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है ये। और इसमें B+2 क्या होगा, अपना रिडक्शन कर रहा है, तो दूसरों के लिए क्या होगा बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो इधर आओ भाई सभी बच्चे, सुन लो। केमिस्ट्री की दुनिया में बड़ा कंफ्यूज करने वाली टर्म है। पहला नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, सुन ले। दूसरा नाम है रिड्यूसिंग पावर, तीसरा नाम है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, चौथा नाम है रिड्यूसिंग नेचर। ये चारों बातें अलग नहीं है, सेम है। शब्द समझ में आ गए? अगली बात सुन ले, मैंने बोला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब तो तुम सीख गए। या मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग पावर, या मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, या मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये चारों ही बातें क्या हैं प्यारे बच्चों, एक हैं। साइड वाला बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, प्लीज मैनेज, ठीक है ना। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये चारों बातें क्या हैं? अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सुन जरा, सुन 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 सुन। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है मेरे भाई, घटती है। सुन ले, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, घटती है। मतलब कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन घटती है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन घटती है। और गेन करने का मतलब क्या है, रिडक्शन घट रहा है, तो क्या बढ़ रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां मैं एक बात कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन घटा। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी घटी तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी भी घटी, क्योंकि अपने आप को रिड्यूस नहीं कर पा रहा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे कर पाएगा। नहीं समझ में आई बात? समझ में? अरे आई या नहीं आई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी भी क्या हो गई सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी घट गया। जिनको ना याद हुआ वो इसको याद करे भैया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात भी सही है ना, बात भी सही है कि सर टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो मतलब खुद का रिडक्शन कम हो रहा है। जब खुद का रिडक्शन कम होगा तो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट में सिखा पाया आप लोगों को? बोलिए भाई, क्या ये कॉन्सेप्ट में आप लोगों को सिखा पाया या नहीं सिखा पाया? याद रहे, याद रहे,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट शब्द समझ में आ गए होंगे, भावनाएं क्लियर रही होंगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं कि डेटा क्लियर रहा होगा। बहुत जल्दी से इसको नोट करो स्पीड में। ले भाई इधर देखिए, बच्चा इधर देख ले। वैभव समझ में आ रहा था बेटा? अभी पूछ रहा हूं सवाल, ठीक है? चलें आगे, इधर आएंगे प्यारे बच्चों। मैं बोलता हूं कि जब भी मुश्किल चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं ना बेटा, तो पढ़ते हुए थोड़ी तकलीफ होती है, तो उस तकलीफ को जीने का नाम ही एंट्रेंस है। बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बालक, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे सभी बालक। अभी थोड़ी देर पहले सर ने एक बात लिखवाई नोट डालकर, क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही बात गलत बात? चलो मैं बात कर लेता हूँ 17th ग्रुप की। तो 17th ग्रुप में पाए जाने वाले एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते होंगे। टॉप टू बॉटम कौन से? टॉप टू बॉटम फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। हम लोगों ने पढ़ लिया, विद लॉजिक पढ़ लिया, विद रीजन पढ़ लिया, हाँ या ना? तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। बात सही लिखी है सर ने। मुझे बता दे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर। तो आप क्या कहोगे? सर ये क्या बच्चागिरी पूछ रहे हो सर, तुमने जो सोचा वो गलत निकला। ये आ गया, ये तो फ्लोरीन हैज मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट लेस इलेक्ट्रो एफिनिटी देन Cl। गड़बड़ आ गई बात? एक्सेप्शन की एक्सेप्शन, ठीक है, कोटा फैक्ट्री वाली। बहुत ध्यान से देखो, लॉजिक समझो, लॉजिक समझो। इसकी दो रीजन है बेसिकली, है ना? इसके दो रीजन है। मुकुल ध्यान से सुन बेटा, मैंने क्या बोला? मैंने बोला तुमने कहा सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में कोई पूछेगा फ्लोरीन क्लोरीन की, आंख बंद करके आंसर क्लोरीन होगा। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछेगा इन दोनों में, इन दोनों में, बाकियों में तो जो ऑर्डर है वो हैगा, इन दोनों में। इधर सुन ले, इधर सुन ले, नोट मत कर, ध्यान से सुन। इनमें फ्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन से ज़्यादा होता है। उसके दो रीजन हैं, देयर आर टू रीजन। पहला रीजन है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ऐसा कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी ना कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में? दूसरा रीजन है लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। केमिकल बॉन्डिंग में पूरा छाप दूंगा इसको, आपको समझ में आएगा कि सर ने ये बात आपको पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया। हाइड्रेशन एनर्जी होती है पानी में डालने पर कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी ज़्यादा सिस्टम स्टेबल होगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हाइड्रेशन एनर्जी। तो मुद्दे की बात यह है, इसके 2 रीजन तुझे लिखने हैं। पहला रीजन क्या है? लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। दूसरा क्या है? हाई बॉन्ड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये वाला मेरा मन कर रहा मैं लिखवा दूं, ऑल तो अभी के लिए ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी लगती है Cl2 के, उसके बाद लगती है Br2 के, उसके बाद लगती है F2 के, और उसके बाद लगती है I2 के। मतलब लिख दिया है विद लॉजिक। पी ब्लॉक के अंदर पढ़ा सकता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा सकता हूँ, यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मैंने तुम्हें अभी लेटेस्ट नहीं पढ़ाया, और लेटेस्ट है केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट। ठीक है बेटा? तो यहाँ पर दो बात अपने जहन में रखना, रट्टा मत मार लेना कि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो यही रीजन है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होंगी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर, नॉट ऑल फैक्टर। सर ये कहते ही ना हालत ख़राब हो जाती है कि सर ये बताओ सर ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स कितना अच्छा है, जैसा है वैसा दिखता है। केमिस्ट्री अद्भुत हो इसलिए तो होती है। दोबारा सुनेंगे मैंने क्या बोला, कुछ पल्ले पड़ा जो मैंने बोला अभी। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
नो डाउट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडाइज। अच्छा चलो ये हो गया, बाकी का ऑर्डर बता दो, बाकी का जैसा है वैसा होना चाहिए बस। इसकी मैक्सिमम फिर क्लोरीन फिर जैसा जैसा ऑर्डर है वैसे वैसे डे चलेगा, बाकी सब में यही चलेगा एक्सेप्ट व्हाट, फ्लोरीन। फ्लोरीन कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, जिनमें से एक बिहेवियर टीचर ने अभी तुम्हारे सामने देखा। आप देखोगे जब आप मॉड्यूल की शीट पढ़ोगे तो आपको ऐसा सवाल दिखेगा, तब मुस्कुराओगे अंदर से, हाँ सर कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। दो रीजन, हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा कौन सा बेटा जी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक बात आपको बतानी है, बहुत ध्यान से सीखेंगे सभी, नोट। यही में ना 10-10 हज़ार वाली रैंक वालों के बच्चों को भी आईआईटी मिला है, अद्भुत लगा मुझे। हाँ, एक स्टूडेंट है, उसकी रैंक थी, अपने पास पढ़ा, एक मेरी टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनका भतीजा था, तो वो पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो उसकी रैंक आई थी करीब करीब 9800 समथिंग, है ना, 9800। बहुत रैंक होती है, इतने में आईआईटी थोड़ी मिलता है, आईआईटी मैक्स 5000 में मिल जाएगा। उसको आईआईटी पटना मिला मैकेनिकल ट्रेड के साथ। तो मुझे लगा इस बार क्या हो रहा है, बच्चे आईआईटी की तरफ फोकस हैं या नहीं, मतलब समझ रहे हो, इतनी रैंक पर भी नंबर मिला। तो या तो सरकार ने सीट बढ़ाई है, वो एक रीज़न हो सकता है, सीट बढ़ा, और बढ़ानी भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 20-20 हज़ार तक के बच्चों को ना आईआईटी में मिलना चाहिए यार, मेहनत करता है बच्चा 2 साल यार, मजाक थोड़ी है। अपना कीमती सब है, जो बाली उमरिया होती है उसमें जो है अपने आप को इसमें लगा रहा है कि फ्लोराइड देखो, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्या मतलब है भाई। चलो बहुत ध्यान से देखिए, कुछ समय की बात है बेटा, फिर शोर आएगा, बहुत ध्यान से देखो। चले आगे, एक कहावत है ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे, वो इसीलिए की गई है। इतना खामोश रह के 11-12 पढ़ो, पता ही नहीं लगे पड़ोसी को कि कितना है अंदर, पता ही नहीं लगे, और पता लग भी जाए तो ऐसा बिहेव कर दो भाई आता नहीं है। कभी कभी ऐसा करना जरूरी होता है, रादर देन कि हमेशा अपने दोस्त के सर पे हावी होकर ही खड़ा होना, बेटा तुझे कुछ नहीं आता देख ले, हमें सब कुछ आता है। ऐसे वाली हरकत करने वाले बच्चे मारे जाते हैं। शांत रहो, चुपचाप करते रहो, मुस्कुराओ अंदर ही अंदर। वो गलत चीज़ पढ़े, गलत चीज़ पढ़ाए तो अंदर, मतलब समझ रहे, बता सकते हो बीइंग दोस्त, लेकिन ना बताओ तो और अच्छा है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो इधर देखेंगे सारे बच्चे, बहुत ध्यान से देखें भाई। इधर आएंगे सभी बालक, इधर देखेंगे सभी बालक। पहले यहाँ एक सवाल ले लेते हैं, एक बच्चागिरी का सवाल है, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। सवाल आ चुका है कुछ ऐसा, ऑक्सीजन और सल्फर की एंथैल्पी चेंज है, और आपको बताना है सेकंड एंथैल्पी चेंज, सेकंड बताना है। तो बेटा तुम्हारा नाम ऑक्सीजन है, अगर तुम्हारी बात करें तो बेटा तुम जो हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट में क्या रखती होंगी, 2p4, 3 कौन बोल रहा नालायक। एक सल्फर है, इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता होगा वो क्या होता होगा बताओ ज़रा। सर ये होता होगा 3p4, शब्द समझ में आ रहे। अच्छा पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2p। ये सवाल है, समझ में तो आ गया होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो निकालने की बात थोड़ी होती है, और तेरी कितना आयोनाइजेशन एनर्जी घूम रहा है दिमाग में। इलेक्ट्रॉन डालना है मेरे भाई, तो जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो यहाँ 2p कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3p5। तो कह रहे हैं कि जब एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग डालेंगे तो किसके अंदर मैक्सिमम स्टेबिलिटी रहेगी, ये सवाल है। आंसर हो जाना चाहिए अभी तक, किसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी ये सवाल है, किसमें ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। ऑब्वियस है ना यार, जो 2p6 बनेगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा, तो ऑब्वियस है वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। इस दृष्टि से देखें तो ये देखो प्लस में वैल्यू, और ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू कम, ये ज़्यादा ये कम, लेकिन नेगेटिव है। नेगेटिव का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा, क्योंकि डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेल्टा एच पूछा है, ये नहीं पूछा, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पूछी, क्या पूछी, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं पूछी, क्या पूछा, एंथैल्पी ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछी है ना। तो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ से जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा। अरे समझ में आ गया कि नहीं आ गया।
आ तो गया होगा यार समझ में। इस वाले में क्यों एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है? क्योंकि सर ये न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है। बोलो, अभी समझा देते हैं। सुनो भाई, ये भी बता देता हूं यार, तुम भी क्या याद रखोगे, सीख ही लो। सुनो, जो भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दुनिया में सभी एलिमेंट्स की मिला के, उसका नाम है क्लोरीन। सही है। और भाई साहब की लगभग डेटा के अनुसार 100 नहीं है, मैं मान रहा हूं कि 100 किलोजूल पर मोल अगर है, ये मैक्स है, तो बात कर लेते हैं मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी की। मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा जी? सीजियम आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोला है, और ये मिनिमम क्या बोला है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सीजियम की होती है। और ये जो डेटा आता है ये कितना आता है? ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, हमारा मिनिमम भी तुम्हारे मैक्सिमम से ज़्यादा है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब हमारा मिनिमम भी तुम्हारा मैक्सिमम से ज़्यादा है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज फॉर क्लोरीन अराउंड 100 किलोजूल पर मोल। मैंने मान लिया ये डेटा के अनुसार। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो मिनिमम होगी, मैक्सिमम तो मैक्सिमम है, जो मिनिमम है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए बेटा जी? मिनिमम सीजियम, और वो भी तेरी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो याद रहे, कभी भी अगर ऐसा सवाल बना के दे दिया जाए ना कि ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और बी की आयोनाइजेशन एनर्जी, बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, सोचने का विषय खत्म है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बात समझ में आई बेटा? कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आई? क्यों बेटा जी? तो ये बेसिक लॉजिक मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्लियर है। अब देखो, क्लास क्योंकि अंतिम चरण में है तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट को सीखना। अब ये पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपको बाकी बच्चों से बच्चा अलग करेगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये लिख लेना आराम से, पहले सुनो भाई, ध्यान से सुन लो, काम की बात सुन लो। मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, तुम्हारा नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो मैंने यहाँ लिखा है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाम है बच्चा इसका। ठीक है, मेरा कंसर्न ये है रिलेशन बिटवीन द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर तुम्हारे मॉड्यूल में कम से कम 4-5 सवाल दिए हुए हैं, और सेम टाइप के सवाल आपको एंट्रेंस में पूछे गए हैं। PYQ उठा के देख लेना। अब वो सवाल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, उससे पहले मैं कुछ बातें कहूँ आपसे। पहले सर की एक बात सुने बेटा, तुम्हारा नाम है एक्स। हर किसी के जीवन में, मैंने कुछ बोला जबरदस्ती है? नहीं भी होता। एक्स क्या है बेटा? गैसियस स्टेट में। कौन सी स्टेट में? गैसियस। इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया बेटा जी? ये कन्वर्ट हो गया एक्स माइनस के अंदर। बहुत सुंदर बात। मैं अगर इक्विलिब्रियम बना दूं तो पिक्चर बदल जाएगी। यहां से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या नाम है बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहां से अगर मैं इधर जाता हूं, सुन ले, यहां से अगर मैं इधर जाता हूं तो इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। दोबारा सुन लीजिए, एक्स जो कि गैस थी, एक इलेक्ट्रॉन ने गेन किया तो एक्स माइनस गैस में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस का नाम था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और यहां से जब ये यहां कन्वर्ट हुआ तो इसका नाम क्या था? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या सभी बच्चे ये बात जानते हैं कि अगर दोनों इक्विलिब्रियम स्टेप है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स माइनस। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को फंडामेंटल बातें समझ में आई? क्या शब्द समझ में आ गए? मैं रिपीट करता हूं, मैं कहता हूं कि मान लेते हैं इस समय यहां पर लिख देते हैं एक्स जो कि गैस है, और ये भाई साहब कन्वर्ट हो जाएंगे एक्स। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर लिया इस बार, इन्होंने क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन को दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस, और ये गैस। और अगर ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो ये कुछ और बन जाएगा, आप लोग जानते ही हो। तो बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी, जब इलेक्ट्रॉन को देगा तो इसका नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। जब लेगा तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। शब्द समझ में आ गए? तो क्या मैं इस समय ऐसा लिख दूं? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ
एक्स प्लस। भाई बेहद सुंदर बात है, बेहद सुंदर बात। इसको फील करोगे तो मज़ा आएगा जीवन में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या ये डेटा समझ में आया आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बालक को? एक बात और बता दूँ आप लोगों को, सुनो ध्यान से, सुन पाओगे आप लोग। जो मोनो आयनिक स्पीसीज होती है जिस पर एक ही आयन होता है, या तो 1 पॉजिटिव या फिर 1 नेगेटिव। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूँ, Cl नेगेटिव और Cl, इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम लोग एक ही तरीके से करते हैं। फॉर एन एग्जांपल Cl नेगेटिव हो और ये F नेगेटिव हो और ये F हो। बात को समझना ध्यान से प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे। मैंने जो बोला बहुत विशेष बात बोली, अभी कुछ ही बच्चे समझ पाएंगे। मैंने बोला ये Cl है और ये Cl नेगेटिव है, मैंने बोला ये F है, ये F नेगेटिव है। बात को समझना। मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, अगर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी होती, क्या निकालनी होती? आयोनाइजेशन एनर्जी। जो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है मोनोवैलेंट स्पीसीज में, वही इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता। सर सवाल कराओगे तभी पक्का पक्का आएगा, अदरवाइज चीज़ें कच्ची हैं। बहुत ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट ऐसा होगा, एक ही बारे में कॉन्सेप्ट आप जो है सीख पाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर हजम कर पाओ तो एक सवाल देखो। मैंने बोला बेटा ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, और यहाँ मैंने लिख दिया इसको क्या, ऑक्सीजन माइनस, और यहाँ मैंने लिख दिया इसको सल्फर माइनस। क्या सवाल समझ में आ गया आप लोगों को? अभी जो मैंने बोला है ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फर माइनस और O माइनस, बिल्कुल यही सवाल है। और आपको जो ऑर्डर देना है वो देना है इस समय आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सर हम तो फंस जाएंगे सर, कैसे कर पाएंगे आयोनाइजेशन? बेटा आपके टीचर ने बताया था टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। अरे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? चलो अच्छा, आयोनाइजेशन का ऑर्डर तो आप जब दोगे, चलो यही पूछ लेते हैं। आप बताइए, ये वाली टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर तुम्हें देना है, क्या देना है? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। से ये ऑक्सीजन और ये है सल्फर, इन दोनों में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी बताइए? सर टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या होती है सर? घटती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, देन सल्फर की होगी। हाँ या ना में जवाब दे दो। शब्द समझ में आ गए? मुद्दा ये है O नेगेटिव और S नेगेटिव। जरा अपनी आंखों को खोलो और यहां लाओ। इसका मतलब एक काम कर लेता हूं, क्या मैं जानता हूं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर ऑक्सीजन सल्फर में से कंपेयर करूं तो किसकी ज़्यादा होती होगी? बताओ, ऑक्सीजन और सल्फर में से कंपेयर करूंगा तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती होगी? एक काम कर लेते हैं, इसको ना प्लस साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं अभी के लिए, ठीक है? बाकी नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो इसको पलट देंगे हम लोग, राइट? ये O प्लस और ये S प्लस है। बताओ दोनों में से किसकी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी? आप कहोगे सल्फर। अगर सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। यही रीज़न है कि यहाँ S प्लस और यहाँ O प्लस आएगा। कितने बच्चे हजम कर गए इस बात को बताना? कितने बच्चों को समझ में आ गया? रेज हैंड, ईमानदारी से हाथ खड़े करें भाई, झूठ नहीं, फरेब नहीं। बहुत ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऑक्सीजन सल्फर का तो बच्चा बच्चा करेगा, उसको ये नॉलेज है कि ऑक्सीजन सल्फर में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है? सर ऑक्सीजन सल्फर, वो एक ही ग्रुप के टॉप टू बॉटम एनर्जी क्या होती है बेटा जी? घटती है, तो सर ऑक्सीजन की ज़्यादा देन सल्फर। लेकिन प्यारे बच्चों ऑक्सीजन प्लस और सल्फर प्लस में देखने के लिए आप देखें इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस में ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। सीख पाए नहीं सीख पाए? सीख पाए? बोलो। नहीं, मानकर चलना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, एक इलेक्ट्रॉन को देना या इलेक्ट्रॉन को लेना, ठीक है? तो कुल मिला के बात ये है कि सर ये O प्लस है, O प्लस है, S प्लस है, दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है? सल्फर की। और सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, तो मानकर चलना है कि यहाँ पर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ईमानदारी से नोट करो इसको, अब गड़बड़ ना हो जाए, नोट करो इसको। डू मैसेज टू मी अचल, प्रिशा। चलो इधर आएंगे बच्चा, इधर देख,
सुन, पहला सवाल दिखाई दे रहा है, आपसे पूछा है कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। सी, तो सर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन क्लोरीन की तो पता ही है हमें, किसकी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की देन क्लोरीन की। लेकिन अगर मैं, सीख गया सर, क्या करेंगे सर, Cl माइनस और ये क्या बोलेंगे F माइनस, ऐसा कह देते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X। इस तरीके से डेटा को सीखे। अब इसका आंसर बता दोगे आप लोग, ऑक्सीजन सल्फर S माइनस O माइनस। मतलब ये चीज़ें जब आप सीख जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके डेटा, आपके दिमाग में जो डेटा है वो बेहतरीन ढंग से चलने लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज लीस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सी स्पीसीज कम स्टेबल है। आप खुद सोचना, समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चों, खुद सोचना प्यारे बच्चों। मैं कह रहा हूं O माइनस, क्या कह रहा हूं, O माइनस, और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को B माइनस, और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को C माइनस, और मैं बोल रहा हूं आप लोगों को BE माइनस। आप सोचना कौन सबसे कम स्टेबल, ये सवाल है यार। देखो सोचने का विषय ही नहीं था, पता है, ये बेरिलियम होगा, बेरिलियम। बेरिलियम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। आप खुद सोचो, ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है, बहुत 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 कम। तो ये पहले से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। आपने एक इलेक्ट्रॉन देख को इसको क्या करा दिया है, बहुत अनस्टेबल कर दिया। यही इस सवाल का सही आंसर है। बाकी सभी में अगर आप देखोगे तो वो पहले से ही अनस्टेबल थे, ये बात समझ में। लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन दे के इसको हाईली अनस्टेबल कर दिया, और ये चाहता है जल्दी से जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले और कन्वर्ट हो जाए न्यूट्रल और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? पता लग गया कि बेरिलियम वाला केस कैसे और क्यों पढ़ना है। अब मैं आप लोगों को रियल कंटेंट पढ़ाने जा रहा हूं। अपनी अपनी वो कहते हैं, वो क्या बोल, पेटी, कमर कुर्सी की पेटी बांध ले। अब जो पढ़ाने जाएंगे वो एपिक कॉन्सेप्ट होगा और हाई कॉन्सेप्ट होगा, राइट। कृपया करके उसको ध्यान से निहारें, सीखें, समझें। जब तक इसको नोट करें स्पीड में। हाँ, मुझे भी पता लगा DPS 19 की कोई घटना हुई है। चलो चलो, उसके बाद वो DPS 19 की घटना है ना बेटा, ये अक्षज DPS 19 की बातें हैं ये जो हुआ है। कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत ध्यान से देखो। इधर आइए भाई, सारे DPS एक जैसे हैं, वैसे कोई DPS कमी नहीं है। तुम्हारे का तो और बुरा हाल है, तुम अपने की बात मत करो, वहाँ तो और बड़े कांड हो जाते हैं। चलें बेटा आगे आगे मूव करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें। अब सुनो भाई, सुनो बालको, ये नोट कर लिया बेटा, ये नोट कर लिया होगा प्यारे बच्चों। बहुत ध्यान से अब आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को सीखें, समझें, परखें। बहुत ध्यान से इसको देखें भाई सभी बालक। बच्चे बातें नहीं प्लीज़, प्यारे बच्चों बातें नहीं करते। 7th है 8th है, क्या है अभी ये फ़िलहाल 7th है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मिल गया वो जिसका इंतजार था। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसका मतलब क्या होता है बेटा, जिसका मतलब होता है आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, एक ही बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मोनोवेलेंट एनाइन इन इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रल एटम। यार ये इतनी सुंदर बात है, इसको हजम करने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए तुम्हें अंदर से। पहले बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग किसी मोनो अनाइनिक का क्या निकालने चाहते हो बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। मोनो अनाइनिक का मतलब है सब पे एक एक नेगेटिव है। किसी भी ग्रुप के बिलोंग करते हो, किसी भी पीरियड से बिलोंग करते हो, बस एक एक नेगेटिव चार्ज है। आपको ट्रिक बता रहा हूं, आप उन सब की क्या निकाल लो बेटा जी, आप उन सब की निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वही ऑर्डर होगा बेटा किसका, वही ऑर्डर होगा उसके आयोनाइजेशन एनर्जी का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर एक्स नेगेटिव आयन का बराबर करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ दैट न्यूट्रल वन। और आप अपने अंदर से बात सोच लो, जब आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखना पड़ जाए तो नेगेटिव को भूल जाना
और आयोनाइजेशन एनर्जी फिर उसी के बराबर कर देना। कितनी सिंपल बात बताइए, समझ में आई बात नहीं आई? मैंने क्या बोला, इस सवाल को देखो, निहारो। तुम्हारा नाम है नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और सल्फर, ये कहाँ कहाँ पाई जाते हैं? सर ये नाइट्रोजन है, इसके बगल में कार्बन है, इसके नीचे कौन मिलेगा? सिलिकॉन है, और इधर मिलेगा तुम्हें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे मिलेगा सल्फर। यही है, चार ही है। चलो ये एलिमेंटेशन है। इनके ग्रुप की बात करूं तो ये 16 है, ये 15 है, और ये कितना है बेटा? 14। मुझे बस एक छोटी सी बात बता दीजिए, क्या कि इन सब में अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर चेक करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो मेरे प्यारे बच्चों इन सब में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी वो सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी? सर सबसे ज़्यादा रहेगी भाई साहब किसकी? पक्की बात है, श्योर हो तुम लोग? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी मिलेगी, श्योर हो? सल्फर की मिलेगी। और सल्फर के बाद किसकी मिलेगी बेटा जी? सर नाइट्रोजन की तो मिलने से रही, फिर कौन मिलेगी? सिलिकॉन। उसके बाद किसकी मिलेगी जी? कार्बन। और उसके बाद लास्टली किसकी मिलेगी? अरे अच्छा, सिलिकॉन सिलिकॉन 2 बार, तो इसका मतलब कौन कौन मिलेगा? नाइट्रोजन। बेटा ये ऑर्डर किसका है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। किसका ऑर्डर है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। बेटा मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर है, अब मैं कह रहा हूं तुम्हें निकालना है आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। मैं बोल रहा हूं बोथ आर सेम। क्या बोल रहा हूं? बोथ आर सेम। आपने क्या करना है, यहां बस माइनस माइनस चार्ज लगाते रहना है। तुम्हें समझ में नहीं आया मैं जानता हूं, लेकिन मेरे पास और कोई सोल्यूशन भी नहीं है, समझाना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। आपको क्या काम करना है, ये आयन आया भैया, तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, तुमसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम भी नहीं लिया। तुम एलिमेंट को सजाओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दे दो, और वही ऑर्डर नेगेटिव आयन में आयनाइजेशन एनर्जी का होता है, ये कह रहा हूं। अब पढ़ ले दोबारा, दोबारा पढ़। आयोनाइजेशन ऑर्डर ऑफ मोनोवेलेंट अनायनिक इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑफ न्यूट्रल एटम, या इज ऑलवेज सेम एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। अरे समझ में आ गया? अब ये पूरी बात है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। भैया बात समझ में आई किसी बालक के या नहीं आई? क्या ये बात समझ में आई किसी बच्चे के? ये डेटा अपनी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बहुत आसानी से। सर बात तो मजेदार है, कॉन्सेप्ट भी मजेदार है, समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताना जरा मुझे। अचल जोश, अक्षत जैन, प्रेशा, वेदांत गर्ग, डू मैसेज टू मी इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू इन द हाउस। अगर मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये बेसिक बातें क्लियर हैं तो कृपया करके मुझे बताएं कि हाँ सर जी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी प्रकार की। चलो अब आसान हो गया बेटा। इसके बाद देख बच्चा, इधर देख ले जरा, अक्षय बहुत ध्यान से देख बेटा। मेरे पास है लिथियम, मेरे पास है बोरॉन, मेरे पास है फ्लोरीन, मेरे पास है नाइट्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों कहानी कुछ इस प्रकार है, आपको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। कोई बुद्धिजीवी बच्चा ही होगा जो समझेगा कि सारे मोनो एनायनिक स्पीसीज हैं, सारे रूल सारे रेगुलेशन एक तरफ, अपना रूल अपना रेगुलेशन एक तरफ। इसमें आप क्या कहने वाले हो? इसमें आप लोग ये कहने वाले हो सर देखो आप इनको प्यार से लगा लीजिए, लिथियम, बोरॉन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। अच्छा नाइट्रोजन पहले लिख लीजिए बस, ये नाइट्रोजन और ये कौन है? फ्लोरीन। अगर मुझे इनके ऑर्डर में लिखना पड़ जाए क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में, तो भैया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी बच्चा? फ्लोरीन भाई साहब की होगी। उसके बाद बोरॉन की नहीं होगी, लिथियम की होगी, सिखाया था पुरानी बात। और लिथियम की होगी और लिथियम चला जाएगा आगे, उसके बाद बोरॉन और उसके बाद नाइट्रोजन। सीख पाए नहीं सीख पाए? अब प्यारे बच्चों ये तो एफिनिटी का ऑर्डर है, और आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आयनिक स्पीसीज में क्या लिख दिया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ मोनोवेलेंट एनाइन इज ऑलवेज सिमिलर टू या सेम टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम। अर्थात इस सवाल का सही उत्तर इस प्रकार से कर देना है प्यारे बच्चों। मजा आ गया? हाँ या ना?
असली मजा पता है कब आएगा? जब मॉड्यूल के सवाल देखोगे, फटाक से सवाल का आंसर होगा, सारे मेथड लगाओगे ना, आयनाइजेशन एनर्जी फलाना ढिकाना सब कुछ फेल हो जाएगा। जब फिर तुम्हें सर की ये बात याद आएगी और दिल को सुकून मिलेगा कि मजा आ गया भाई, इस डेटा से काम जो है सेट हुआ, मजा आ गया। चलो मान लेते हैं आ गया होगा, आगे वाला सवाल बता दे। ये तो खत्म सवाल है, क्या निकालोगे सर? पहली बात तो सुन लो, ये सवाल डालने का मेन उद्देश्य, मेन रीजन ये था कि आप ये समझ पाओ कि नेगेटिव के चक्कर में ये ना भूल जाओ कि ये देखो इनमें कहाँ से आए नेगेटिव। इनको तो बेसिक जैसे कर रहे थे वैसे करेंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पहले, सॉरी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सबसे पहले नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, फिर फास्फोरस। अरे सर खत्म सवाल। बोलो गेम समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये गेम आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, बहुत आसानी से बातें क्लियर होनी चाहिए। अचल जोश बता बेटा, मजा आ रहा है भाई? गेम समझ में आ रहा है? हाँ, बस एक ही मेथड से इसको डिफरेंशिएट कर। अगर सब पे एक एक नेगेटिव है ना, कुछ सोचने का विषय नहीं है, यही लगेगा। और अगर एक पे एक नेगेटिव है, एक पे दो नेगेटिव, एक पे तीन नेगेटिव, फिर लगा नेगेटिव पॉजिटिव का जो बेसिक ज्ञान है उसको। हाँ जी बताना, बताओ जल्दी से, डेटा बताओ आगे का, क्या क्या कर रहे थे हम लोग बताइए। तो ये हो गया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइप का कोई छुटपुट सवाल आएगा निपटा लोगे क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ऑफ बोरॉन। बेटा बोरॉन तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना हो, चलो जो भी होता होगा लास्ट में बताओ। 2p कितना होता होगा? 1। ये बताना। सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन आता है कार्बन के नीचे, तो ये हो जाएगा 3p2। ये बताओ 2p कितना? 5। ये बताओ, कंपेयर करना है। सबसे कम तो भैया mg का होगा, जान गए होंगे क्यों। और भाई 3 मान ले, सबसे कम होगा ना। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? फ्लोरीन का। उसके बाद मुद्दा आता है इन दोनों में। यार ये बात मैंने आपको सिखाई है, याद करो। ये 2p है, ये 3p है। एक 2p और एक क्या है? 3p है। एक बात बताना ईमानदारी से, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा कि नहीं होगा? और हाफ फिल्ड हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेगा? यहाँ आना चाहेगा। यही रीज़न है, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगी। तो यहाँ पर सिलिकॉन और यहाँ कौन आ जाएगा? बोरॉन। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भैया। अगला सवाल है नाइट्रोजन प्लस फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन प्लस और सल्फर प्लस। ईमानदारी से सवाल का आंसर दीजिए। आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या मैंने कुछ बातें आपको बताई थी? क्या बताई थी? आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक रिलेशन था, याद करो। प्लस के ऑर्डर में क्या था? क्या था? हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ x प्लस, यही था ना। अब आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसके जस्ट बराबर हो जाएगी। तो भैया इनकी अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस में से किसकी ज़्यादा होती होगी? ऑक्सीजन और सल्फर है। आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है? हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज़्यादा रहेगी। उसके बाद किसकी ज़्यादा रहेगी बेटा जी? नहीं, अबे यार ऐसा था ना, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, यही तो था, ऐसा था। तो नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर फॉस्फोरस और फिर सल्फर, ऐसी तो था बेटा। बस यहाँ प्लस प्लस लगा ले जो ये कह रहे हैं। ये आ गया ऑर्डर तेरा किसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी। हाँ या ना में जवाब देना। डेटा 100% क्लियर है या नहीं क्लियर? ये बेसिक बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। अगला बता दो, अगला बताइए। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है। और आपसे पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सुन सुन सुन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहे हैं, क्या बताओगे? सर इनमें तो सर ऐसा रिलेशन था, इनमें ऐसा रिलेशन था। तो सोचने का विषय खत्म नहीं हो गया अभी तक। क्या बोलोगे? सर सबसे ज़्यादा किसका होगा? SI का। उसके बाद किसका होगा? कार्बन का। फिर इन दोनों में फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। एफिनिटी है ना मेरे भाई।
देखो जो बच्चा एफिनिटी और एनर्जी को मिला के पढ़ता है ना, मिला के, वो कंफ्यूज ही रहता है। दोनों बातों को अलग पढ़े और इस पर्टिकुलर केस के लिए उसकी एप्लीकेशन को यूज़ करें बस। अदरवाइज दोनों का रिलेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट वही सब चलेगा। यहाँ पर बहुत सारी एक्सेप्शंस और भी जुड़ जाती हैं इसके अंदर। चलिए, मुझे लगता है इतनी बातें आपको समझ में आ गई। मैं एक सवाल आप लोगों को दे रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। बेटा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, वो क्लोरीन की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला 100 किलो जूल, एग्जाम्पल के तौर पर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी पाई जाएगी? क्लोरीन की। एग्जाम्पल के तौर पर बोला 100 किलो जूल। और मिनिमम किसकी पाई जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी? सीजियम की, वो भी इसके मैक्सिमम से ज़्यादा है। लड़ते हुए कह नहीं देते कि तुम्हारा बड़ा भी हमारे छोटे से छोटा है, ठीक है, कंसर्न यही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन है, क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 100 है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी है? 100 है। और जबकि मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? वो 110 है। मतलब मैंने एक डेटा ले लिया है ऐसा आपको सिखाने के लिए कि इसका मतलब ये बात हो गई कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बड़ी है, इन अमाउंट, मात्रा की दृष्टि में। क्लोरीन है ऊपर वाला, नीचे CS है, नीचे सीजियम लिखा है मैंने, मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी। भैया बात समझ में आई? वेदांत बता दे बेटा, डेटा क्लियर है? यहाँ तक डेटा क्लियर है? मैं मानकर चल रहा हूँ कि डेटा आपको क्लियर होगा, नोट भी हो गया होगा। चलिए, अब अंतिम डेटा ऑफ टुडेज क्लास, अंतिम डेटा आज की क्लास का। तेरे पेपर अभी MVN में कब है? ट्यूसडे केमिस्ट्री का ही है। क्या क्या आ रहा है? फिर तो सब आता है तुझे। इस बार पेपर को फोड़ दे बढ़िया तरीके से। पीरियोडिक ढंग से देखना नहीं, ढंग से देख, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये पढ़ते हुए भी फील किया करो। देखो जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं फिटजी, आकाश या कहीं भी किसी कोचिंग में, वो तो जानते हैं कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जो नहीं पढ़ते वो भरोसा करो कि जो पढ़ा रहे हैं वही ज़रूरत है। आगे चलें भैया, नोट करते रहोगे। आप सभी ने अपनी डिटेल्स लिख दी हैं कि आप कहाँ कहाँ और दूसरी जगह पढ़ रहे हो, ताकि हमारे पास ये आइडिया रहे क्या टाइमिंग स्लॉट आपका खाली है। उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट पर अब शिकंजा कसा जाएगा, ठीक है, आप लोगों को बुलाया जाएगा पूरा डेटा एनालिसिस होके, हैं? हाँ पता है मुझे। चलिए भाई, बातें नहीं बेटा, बातें नहीं, बच्चों बातें नहीं प्लीज़, प्यारे बच्चों बातें नहीं। अब कुछ बातें आपसे कहनी है, कुछ बातें आपसे करनी है। अब देखिए सवाल, देखिए ज़रा सवाल पूछा, आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट P, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज P एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज Q। तो बताओ कौन सा रिलेशन सही है? खत्म है ना भाई। तुम्हारा मिनिमम भी, समझ रहे हो ना, हमारा मिनिमम भी तुम्हारे मैक्सिमम से ज़्यादा होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन एनी एक्सेंट, हर किसी तरीके से, राइट। आगे देखिए, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग जानते हो तुम लोग कि पहले वो लिखेंगे जो सबसे बड़ा है, डिक्रीजिंग का मतलब एरो ऐसे होते हैं। पूछा क्रोमियम जिस पर 0 चार्ज है, +3 है, +6 है। सोचने का विषय खत्म हो जाना चाहिए। जिस पर जितना ज़्यादा प्लस चार्ज उतना अच्छी तरह खींचता है, जितना अच्छी तरह खींचेगा उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। यही रीजन है कि पहले वाले सवाल का आंसर आप लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए था। दूसरे सवाल का आंसर भी आप समझ पा रहे हो कि जिस पर ज़्यादा नेगेटिव है उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करेंगे, आने नहीं देंगे, इसलिए यहाँ पर O, यहाँ O- या O-2। अच्छा आ रहा, आसानी से गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पता लग रहा है गेम ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ये तो बच्चा गिरिए सब पढ़ते हैं, सब ने पढ़ा है। आज का सवाल कुछ और है, नोट करना आप लोग अपने आप से। मैं आपको समय दे रहा हूँ इस सवाल को करने के लिए, और समय का जो अंतराल होगा वो मात्र होगा 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर अंदर आपको डेटा जो है हमें बताना है। सवाल ये है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन एंडो है, कौन सी रिएक्शन एक्सो है, ठीक है भाई। सोच, अरे वाह, सबसे हो गए क्या?
सुनो भाई बच्चों, फोन आ रहा है, इधर आइए, इधर आइए बच्चों, एक बात सुनिए भाई सभी बच्चे। ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई O माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, फील कर पाए आप लोग? ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन गेन करके कोई पहली O माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा पहली जो एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस और डेल्टा H क्या होता था? नेगेटिव। तो क्या इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूँगा, बता दे जल्दी से भाई। नेगेटिव है ना, डेल्टा H नेगेटिव है तो ऑब्वियस है क्या हो जाएगा? एक्सो। समझ में आया मैंने क्या बोला अभी? भाई जब इलेक्ट्रॉन कोई ऐड करता है और पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करता है तो डेल्टा H हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव। लेकिन जब दो इलेक्ट्रॉन ऐड करता है दूसरा तो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि अब रिएक्शन बिकम एंडो, तब रिएक्शन बिकम एंडो। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? तो पहली बात क्या समझ में आई आपको? एक्सो। अच्छा ये Cl2 नज़र आ रहा है आप लोगों को? बेटा Cl के बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इसका नाम होगा बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी। क्या नाम होगा इसका? बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी। तो बोलेंगे बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब देनी पड़ती है तो प्रोसेस क्या हो जाती है बेटा जी? एंडो। सीख पाए नहीं सीख पाए? सीख पाया नहीं सीख पाए? बेटा सोडियम है, इलेक्ट्रॉन को देगा, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को देगा तो आपने एनर्जी दी होगी तभी तो देगा। तो इसका मतलब सोडियम कन्वर्ट इनटू सोडियम प्लस, तो इस प्रोसेस का नाम क्या? आप एनर्जी दे रहे हो तो अगेन इट इज एंडो। शब्द समझ में आ रहे हैं भाई? ये नियॉन है जो कि अपने आप में क्या है बेटा? नोबल गैस है। तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो कर जाएगा, अदरवाइज भैया नहीं करेगा। मतलब तुम बाहर से एनर्जी दे रहे हो। बोलो शब्द समझ में आ गए? ये ऑक्सीजन है, माइनस है पहले से ही, ये ऑक्सीजन है माइनस है पहले से ही, फिर आपने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब जो रिएक्शन बैठेगी वो क्या बैठ जाएगी? डेल्टा H विल भी बहुत बहुत पॉजिटिव, क्योंकि दूसरी रिएक्शन है। तो यही रीजन है, यही रीजन है कि यहाँ पर आप लोग क्या सीखे, यहाँ पर आप लोग क्या सीखे कि जब एक इलेक्ट्रॉन, बच्चों एक बार ज़रा ध्यान से सुन ले भाई सभी बच्चे, मैंने क्या पढ़ाया अभी तक? मैंने पढ़ाया है जो डेल्टा H है ना, डेल्टा H, अब एक बार देखना बच्चों, बच्चे एक बार देखना। यस यस यस, एक बार कर रहा हूँ बेटा इसको भी, डोंट वरी। मैं एक बार ये बातें ना दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। सुने भाई प्यारे बच्चों, मैंने अभी तक जो बोला मुझे पता लगा बच्चे बता रहे हैं कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। बेटा ऑक्सीजन है, सुन ले, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई? और पहली आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी की टर्म में क्या मिलती है आप लोगों को बेटा? नेगेटिव। तो इसका मतलब रिएक्शन विल बी एक्सो। लेकिन अगर मैं Cl2 की बात करूं तो Cl और Cl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, जब दोगे तभी तो Cl में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब रिएक्शन बिकम एंडो। सोडियम से सोडियम प्लस जा रहा है, आप खुद सोचो, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है, तो आप क्या काम कर रहे हो बेटा जी? सॉरी, आप सोडियम से सोडियम प्लस में ले जा रहे हो उसको, तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब सर यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कैसी रिएक्शन होगी बता दो? सर ये रिएक्शन फिर से एंडो होगी। फिर मैंने बोला बेटा जी ये नियॉन है, नियॉन अपने आप में स्टेबल होता है क्योंकि नोबल गैस है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड कराना, इस पर इलेक्ट्रॉन ऐड कराना जबरदस्ती होगी, तो आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए प्रोसेस क्या हो जाएगी? एंडो। ऑक्सीजन पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर चुका है, अब एक और कर रहा है, तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी होती थी वो बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव होती थी, तो इसलिए कहते हैं कि सर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, हाँ या ना? डेल्टा H विल बी पॉजिटिव। लिथियम प्लस जो कि अब हालांकि क्या बन चुका है? स्टेबल बन चुका है, इससे एक इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर रहे हो बेटा जी? ऐड करा रहे हो। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराओगे तो बहुत आसान थोड़ी होगा जो खुद में स्टेबल है, तो इसका मतलब यहाँ भी रिएक्शन में आप लोगों को एंडोथर्मिक रिएक्शन दिखेगी। नेक्स्ट, NaCl सॉलिड है। सोचो बेटा सॉलिड से कोई चीज़ गैस में आयन में कन्वर्ट हो रही है तो क्या बिना एनर्जी दिए हो जाएगी? कदापि नहीं, एंडोथर्मिक। किसी ने पूछा कि सॉलिड और ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, सब्लिमेशन एनर्जी, याद करो बेटा जी, सब्लिमेशन एनर्जी। तो Mg से अगर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? गैस में, तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी बेटा जी? एंडोथर्मिक। बात समझ में आ रही? अपने आप तो नहीं होता ना, अपने आप तो नहीं होती ना ये प्रोसेस, पक्का।
तो ये डेटा समझ में आना चाहिए। जैसे सोडियम है, सोडियम गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। भाई गैस से सॉलिड में कोई चीज़ कन्वर्ट हो रहा है, तब भी आपको गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, रिलीज क्यों कराएगा? हाँ, तो एनर्जी लगेगी नहीं, रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। देखो ऐसे सीखा करो, सुनो एक तरीका बता रहा हूँ, सुनो एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें। जो स्टेबल स्टेट है, जैसे सोडियम है, स्टेबल स्टेट है सॉलिड में, यहाँ कौन सी स्टेट है बेटा? गैस स्टेट है। गैस से सॉलिड में जा रहा है, अगर सॉलिड से गैस में जाता ना तो मैं कहता एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन भाई गैस से सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब एक हाई एनर्जी रीजन से एक लो एनर्जी रीजन पे आ रहा है। सॉलिड स्टेबल होता है कि नहीं होता? तो पहले सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा थी, अब सिस्टम की एनर्जी कम होगी, मतलब एनर्जी रिलीज तो हुई। तो जब रिलीज हुई तो इस प्रोसेस का नाम क्या होना चाहिए बेटा? एक्सो। और सॉलिड से गैस में चले गए तो सर इस प्रोसेस का नाम एंडो होना चाहिए। सीख लो इस बात को। स्टेट का लो चाहिए। सॉलिड के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा, बेटा जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है ना उसकी एनर्जी कम होती है, और गैस की स्टेबिलिटी कम, तो एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा। तो ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी में कब आ सकता है? कोई अपनी एनर्जी को लॉस करके, और एनर्जी को लॉस करने का मतलब क्या होता है? एक्सोथर्मिक। बढ़िया सवाल था भाई, ये और सुंदर सवाल है। नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव, दूसरा लिया बहुत नेगेटिव, सॉरी डेल्टा एच विल बी नेगेटिव फॉर फर्स्ट वन, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। इसका मतलब है ये प्रोसेस क्या हो जाएगी भैया? एंडो। ये बड़ा सुंदर सवाल है। एक बात सुन, नाइट्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब सोच, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 होता है, 2p4 हो चुका है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करना चाहेगा? चाहेगा। इसका मतलब इसकी खुद से विल पावर है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। यही रीजन है पिक्चर बिकम एक्सो। मैंने ये बात क्यों बुलाया बेटा आपको? इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ दो बातें तुम्हें बड़ी पता लगी, एक तो स्टेट में एनर्जी का चेंज, और दूसरा आपको इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज पर स्टेबिलिटी। समझ में आ जाएगा भाई? तो मुझे लगता है कि डेटा अपनी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है। आज की कक्षा के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। नाउ यू कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच।